हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के दूसरे अध्याय का दूसरा भाग। पहले अध्याय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ ली है कि संघवाद क्या होता है और दुनिया के अलग अलग देशों में जो संघीय शासन प्रणाली है, जो संघीय व्यवस्था है, उनके बारे में भी हमने देखा कि किस तरह से वहाँ की संघीय व्यवस्था अपनी सत्ता को अन्य राज्यों के साथ साझा करती है। अमेरिका की संघीय व्यवस्था में हमने देखा कि वे लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत काम करते हैं, जबकि भारत, बेल्जियम और स्पेन में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत काम करते हैं। आज हम इन व्यवस्थाओं से होते हुए आगे बात करेंगे और भारत की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कक्षा 10 का संघवाद अध्याय और इसका दूसरा चैप्टर हम लेकर आए हैं। पहला चैप्टर संघवाद क्या है इसको हम पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघीय व्यवस्था चलती कैसे है और साथ में संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण कारक हैं, राज्यों का गठन किस तरह से हुआ है और इन राज्यों को जोड़े रखने के लिए किस तरह की नीति यानी भाषा नीति अपनाई गई और केंद्र तथा राज्य का संबंध। जैसा कि आप लोग इस ग्लोब पर बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये पूरा ग्लोब है और यहाँ पर ये इस जगह पर ये भारत का नक्शा बहुत अच्छे से देख रहे हैं। भारत के नीचे श्रीलंका और बेल्जियम इधर इंग्लैंड के पास में। चलिए हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखते हैं। ये यहाँ पर हम इसको जब इनलार्ज करते हैं तो हमको यहाँ पर दिखता है, ये देखिए आप, ये दिख रहा है हमको श्रीलंका और श्रीलंका से हम ये आगे बढ़ते हैं तो ये दिख रहा है हमको बेल्जियम। यहाँ पर श्रीलंका और बेल्जियम का साइज़ देखिए आप, श्रीलंका और बेल्जियम का आकार देखिए कि कितने छोटे देश हैं। यानी इन छोटे देशों को भी अपने देश की विविधताओं को संभालने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और यदि अब हम इसी बात को भारत जैसे विशाल देश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तब हमको समझ में आती है कि ये काम कितना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं, धर्म और क्षेत्र के लोग रहते हैं। अर्थात बेल्जियम और श्रीलंका, हमने बेल्जियम का देखा था कि उसने समझदारी का परिचय देते हुए बहुत अच्छे से अपनी संघीय शासन व्यवस्था को संभाल लिया था। श्रीलंका ने बहुत ही ज़्यादा भाषाई आधार पर उसमें सिंगली और तमिल भाषी लोगों में भेदभाव किया और उसका परिणाम गृह युद्ध के रूप में झेलना पड़ा। और आपको बता दें कि इस गृह युद्ध का परिणाम भारत पर भी पड़ा था। वह भारत जो विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा और विभिन्न इकाइयों में बटा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाषाओं की तो ये देखिए ऊपर यहाँ पर कश्मीरी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा क्षेत्र हिंदी भाषा का है, ये मराठी भाषी क्षेत्र है, ये कन्नड़ भाषी क्षेत्र है, ये दोनों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी क्षेत्र होते हैं, ये तमिल भाषी क्षेत्र हैं, केरल मलयालम भाषी क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, बिहार वगैरह ये पूरा अपना हिंदी बेल्ट है, जबकि यहाँ पर पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में निस्सी बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है, मिजो, नगा, ये तमाम तरह की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। जब इतने तरह की भाषाएं अगर भारत में बोली जाती हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से भारत में सत्ता की साझेदारी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं भारत की संघीय व्यवस्था और इसकी शुरुआत हम करेंगे भारत के संविधान से। एक्चुअल में क्या है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था का संपूर्ण ब्यौरा भारत के संविधान में दिया हुआ है। भारतीय संघीय व्यवस्था का पूरा ब्यौरा, पूरा वर्णन और इसको कैसे चलाना है इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि जो संघीय व्यवस्था की 7 विशेषताएं हैं वे सारी विशेषताओं का वर्णन भारत के संविधान में दिया गया है। और भारत का संविधान ये कहता है कि भारत इस तरह के राज्यों का एक संघ है जिसको संविधान भारत या इंडिया एज आ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। जैसा कि मैंने आपको पाठ के आरंभ में बताया कि आज हमको भारत की संघीय व्यवस्था तो पढ़ना ही है, साथ में भारत की संघीय व्यवस्था चलती कैसे है उसके अंतर्गत भाषाई राज्य, भाषा नीति और केंद्र राज्य संबंधों पर भी हमको प्रकाश डालना है। आपको मालूम है कि देश की जो आज़ादी हुई थी और उसमें पहला बंटवारा
पहला विभाजन किसके आधार पर हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर। भारत के हिंदू धर्मावलंबी और इस्लाम धर्मावलंबियों के बीच में एक बहुत बड़ा फसाद हुआ और इसके बाद देश का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ। इसके बाद हमने हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरा बंटवारा देखा। कब? सन 1971 में, जब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो जाता है। अब भारत से पाकिस्तान 1947 में विभाजित होकर अलग बना किस आधार पर? धर्म के आधार पर। लेकिन धर्म के आधार पर एक ही धर्म मानने वाले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग साथ में नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि यह विभाजन हुआ था भाषा के आधार पर। पूर्वी पाकिस्तान में बोली जाने वाली बांग्ला भाषा के प्रति पश्चिमी पाकिस्तान में बोली जाने वाले उर्दू भाषी लोग भेदभाव करते थे। याद आ रहा होगा आपको श्रीलंका, जहां पर सिंगली भाषा बोलने वाले लोग तमिल भाषा बोलने वालों के साथ में भेदभाव करते थे और श्रीलंका गृह युद्ध में झोंक दिया गया। इसी तरह से पाकिस्तान भी गृह युद्ध की आग में झोंक दिया गया भाषाई आधार पर। और भारत में आगे हम पढ़ेंगे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, यानी जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया हो, उस देश के पड़ोसी देशों का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ हो, उस देश के अंदर फिर से राज्यों के रूप में उसका विभाजन करना था। भारत में 552 के करीब रियासतें थीं और इन रियासतों को अलग अलग राज्यों में बांटना था और इन राज्यों को किस आधार पर बांटा जाए, ये तमाम चुनौतियां भारत के सामने थीं। चलिए हम देखते हैं और समझते हैं भारत की संघीय व्यवस्था। आगे बढ़ें उसके पहले हमको भारत में संघीय व्यवस्था की वे विशेषताएं जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं उन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि संघीय व्यवस्था में क्या होता है। 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल बॉडी की सरकारें होती हैं। और ये सभी सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। इनका टारगेट भी यही है, इनका भी यही है, इनका भी यही है। लेकिन इन सभी के अधिकार क्षेत्र संविधान के द्वारा स्पष्ट कर दिए गए हैं कि किसी एक नागरिक पर तो आप शासन करेंगे, लेकिन आपके अधिकार क्षेत्र क्या होंगे ये स्पष्ट रूप से संविधान में दिया गया है। अब यदि किसी कार्य क्षेत्र में कोई टकराहट आ जाए और कोई सरकार किसी स्तर की ये चाहने लगे कि वह संविधान में संशोधन कर ले, तो अकेले संशोधन नहीं कर सकती। और संवैधानिक मसलों पर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। साथ ही साथ वित्तीय स्वायत्तता विभिन्न स्तरों की सरकारों को दी जाती है। अल्टीमेटली संघवाद का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है कि उसके देश के अंदर जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनका पूर्ण सम्मान करे और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे। मतलब चाहे भाषा मलयालम बोलो, तेलुगु तमिल बोलो, पंजाबी कन्नड़ बोलो, लेकिन दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए। भारतीय संघवाद की यह प्रमुख विशेषता है और ये सारी विशेषताएं भारत के संविधान में दी हुई हैं। अब भारत के संविधान में ये चीज़ दी हुई हैं, इसको हम एक बार और नज़र डाल लेते हैं कि ये किस तरह से दी गई हैं कि केंद्र सरकार किन विषयों पर काम करेगी, राज्य सरकार किन विषयों पर काम करेगी, ये आखिर संविधान में किस रूप में लिखा हुआ है। इसको हमने जस्ट पिछले वीडियो में देखा हुआ था, तो फौरी तौर पर हम इसको देख लें कि यहाँ पर 2 सूचियों की हम बात करते हैं। एक सूची है संघ सूची और दूसरी सूची है राज्य सूची। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संघ सूची को हम केंद्र सूची भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत ये विषय दिए होते हैं, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सारे राष्ट्रीय महत्व के विषय। और जबकि राज्य सूची की बात करें तो इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ऐसे तमाम स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, प्रांतीय महत्व के विषय होते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इनकी संख्या कितनी है ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप पिछले वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक आ रहा है। तो ऐसे विषय जो केंद्र के हुए वे संघ सूची में और जो राज्य के हैं वे राज्य सूची में। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ विषय ऐसे हैं जो केंद्र भी उन पर काम करता है और राज्य भी उन पर काम करता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार संचालित करती है और हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो राज्य सरकार संचालित करती है। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षा है वो दोनों स्तरों की सरकारों द्वारा संचालित किए जाने वाला विषय है। तो ऐसे विषय
जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ऐसे विषयों को बोलते हैं समवर्ती सूची के विषय, और इसके अंतर्गत होते हैं शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, दत्तक नियम, उत्तराधिकार इत्यादि। इन पर केंद्र सरकार भी नियम बनाते हैं और राज्य सरकार के भी नियम इन पर बनते हैं। अब लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर शिक्षा, वन, मजदूर वे विषय जिन पर राज्य भी काम कर रहा है और संघ भी काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन विषयों पर कभी कभी कानून बनाने पर टकराव की स्थिति बन सकती है। मतलब जब दोनों कानूनों में टकराव होने लगे, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा बनाए कानून और राज्य सरकार के द्वारा बनाए कानून, दोनों में जब टकराव की स्थिति बन जाए, तब कौन से कानून को हम मानेंगे? क्योंकि हमको तो केंद्र का कानून भी मानना है और राज्य का भी मानना है, क्योंकि हम तो वे नागरिक समूह है ना जिस पर केंद्र भी शासन कर रहा है और राज्य भी शासन कर रहा है। तो भैया इसके बारे में मुन्नी कह रही है, अरे भैया उन्नी, ये तो हमारे संविधान में लिखा है कि जब कोई टकराव की स्थिति बनेगी तब केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इस बात को ध्यान रखें हम कि जब भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किसी भी विषय पर टकराव हो तो नियम माना जाएगा किसका? केंद्र सरकार का। लेकिन यहां पर तो दूसरी चिंता हो रही है। यहां पर सवाल ये उठता है कि ऐसे विषय जो इनमें से किसी भी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है? मतलब ऐसे विषय जिनका वर्णन ना तो राज्य सूची में है, ना संघ सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, और ऐसा कोई विषय अचानक हमारे सामने आ जाए तो इन विषयों पर क्या किया जाए, कौन सा कानून माना जाए? तो आपको बता दें कि ऐसे विषय जो संविधान के निर्माण के बाद आए, और संविधान के निर्माण के बाद में हमारे देश में इंटरनेट आया। अब इंटरनेट या कंप्यूटर वाला विषय उसका उल्लेख ना तो राज्य सरकार की सूची में है, ना केंद्र सरकार की सूची में, ना समवर्ती सूची में है। अब उसका उल्लेख भैया कायम होगा। तो ऐसे विषय जो संविधान निर्माण के बाद में आए, हमारे संविधान के अनुसार उन विषयों को बोलते हैं बाकी बचे विषय, या इसको बाकी बचे विषय। और इन विषयों पर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का होता है। मतलब ये बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं और केंद्र सरकार को मिली हुई इस शक्ति को बोला जाता है अवशिष्ट शक्तियां। अब भारत में संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? चलिए हम इसको देखते हैं। भारत में संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख 5 विशेषताओं में हम देखते हैं कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में संशोधन करने की व्यवस्था भी संविधान में, और राजस्व वसूली का भी अधिकार दिया गया है, और अंत में न्यायालय की सर्वोच्चता। यह हमारे संविधान की, यह हमारे संघीय व्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सबको साथ लेकर चलने की व्यवस्था, अर्थात होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि सभी राज्यों को लगभग समान अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है, तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनको स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमको आज देखना और समझना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि भारत में आखिर विशेष दर्जा प्राप्त राज्य कौन से हैं और इनको ऐसा दर्जा क्यों दिया गया है। चलो हम देखें और समझें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबको साथ लेकर, मतलब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वाली नीति में सभी राज्यों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। यानी यहाँ पर जितने 28 राज्य आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जितनी राज्य सरकारें हैं, सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हाँ, अपनी सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर उनका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा उनको दिए जाने वाले अधिकार समान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी संघीय व्यवस्था में अनेक साथी इकाइयों को बराबरी के अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संघ में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया है। इनमें हम कुछ राज्य देखते हैं, तो वे हैं असम, एक राज्य ऐसा है जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, दूसरा है नागालैंड, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश, और चौथा मिजोरम। ये
संविधान की अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं। अनुच्छेद 371 का जब हम जिक्र करते हैं तो हमको अनुच्छेद 370 याद आ जाता है, जिसमें जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा पहले दिया गया था, लेकिन एक नए कानून के तहत इसका विशेष दर्जा समाप्त करके और हमने क्या किया है, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इनको तब्दील कर दिया गया है। तो इस तरह से अब जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वह समाप्त हो गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 371, इसके तहत ये जो असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, इनको विशेष राज्य का दर्जा भी क्यों दिया गया है? तो इसके पीछे कारण ये है कि ये लोग इन विशेष शक्तियों का प्रयोग किस लिए करते हैं? अपनी स्वदेशी मतलब इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में इनका उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ की जो विविधता है, यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जो किसी भी तरह से बाहरी हस्तक्षेप से प्रभावित हो सकती हैं, उनको बचाए रखने के लिए इनको विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। अब हम बात करते हैं, ये तो आपकी समझ में आ गया कि भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत पहली बात ये आती है जहां पर सारे राज्यों को एक समान अधिकार प्रदान किया जाना था, लेकिन फिर भी कुछ विविधताओं को संरक्षित करने के लिए 371 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जैसे राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। इसी तरह से कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे ये चंडीगढ़ है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इनकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा दमनदीप, दादर एवं नागर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनको केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया है, तो भारतीय संघ की कई इकाइयों का आकार बहुत छोटा है, इनके इलाके बहुत कम हैं और ये अपने आकारों के चलते, अपने छोटी साइज के चलते स्वतंत्र प्रांत का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही इनकी मौजूदा स्थिति ऐसी है कि इनको किसी अन्य प्रांत में भी विलय करना संभव नहीं है। जैसा कि आपको नाम दिख रहा है यहाँ पर, चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप, साथ में अंडमान निकोबार को भी हम मान लें, तो इस तरह से इनको दादर एवं नगर हवेली, पुडुचेरी, ये ऐसे छोटे छोटे प्रदेश हैं जिनको हम किसी ना तो राज्य के साथ मिला सकते हैं और ना ही हम इनको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन इनका विकास करना बहुत जरूरी है। इसलिए इन क्षेत्रों को केंद्र अपने अधिकार क्षेत्र में रखती है और अपना शासन वहां पर चलाती है, और इसलिए हम इनको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार प्राप्त नहीं होते। इन इलाकों का शासन चलाने के लिए विशेष अधिकार केंद्र सरकार को ही प्राप्त होता है। अब सवाल आता है कि जम्मू और कश्मीर तो साइज में छोटे हैं नहीं, जम्मू कश्मीर तो पहले से एक राज्य बना हुआ था, फिर इसके टुकड़े करके इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरिटरी अलग अलग क्यों बना दी गई भाई? तो इसके लिए आपको बता दें कि चूंकि अनुच्छेद 370 के तहत इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और अनुच्छेद 370 को संविधान में संशोधन करते हुए रद्द कर दिया गया। भविष्य में फिर से इस क्षेत्र में से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फौरी तौर पर वर्तमान व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में दर्जा दिया गया है। तो ये हमारी चीज समझ में आ गई। अब भारतीय संघीय व्यवस्था की तीसरी विशेषता है संविधान का संशोधन। क्या हमारी संसद इन प्रावधानों में कोई अंतर कर सकती है क्या? उन्नी भाई साहब पूछ रहे हैं तो मुन्नी कहती है मैंने नहीं पता भैया कर सकती है कि नहीं। तो संविधान के संशोधन की बात अगर हम करें तो ये भी हमने पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि संविधान की मूल बातों पर अकेली संसद चाहे तो कोई बदलाव नहीं कर सकती, ना ही अकेला कोई राज्य चाहे तो बदलाव कर सकती। तो मूल बातों में बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों तथा आधे राज्य मिलकर उसमें बदलाव कर सकते हैं। यानी ऐसे बदलाव, हाँ साधारण संशोधन करना हो वो कर सकते हैं, लेकिन मूल बातों की बात कर रहे हैं, यानी बुनियादी चीजें जिससे हमारे देश का व्यापक हित
सधता हो, व्यापक हित की बात होती हो, ऐसे हित की बात हो, तो उसके लिए बदलाव करने के लिए, कानून में संशोधन करने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा और साथ में आधे से अधिक राज्य मिलकर उसका बदलाव कर सकते हैं। अब लेकिन बात ये आती है कि यदि संसद में और संविधान में कोई टकराव हो जाए, भाई बदलाव करने की बात आ रही है और बदलाव करने के समय ये टकराव की स्थिति बन जाए कि नहीं इस कानून में ये सुधार होना चाहिए, केंद्र कह रहा है और राज्य कह रहा है नहीं, आधे से ज़्यादा राज्य कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में कोई भी टकराव जब होता है तो उसका निपटारा न्यायालय के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय फैसला करता है। स्टेट्स के संबंध में उच्च न्यायालय और सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में केंद्रीय न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय लेता है कि संविधान की वर्णित कौन सी बात सही है, और इस तरह से भारत में न्यायालय की सर्वोच्चता प्रदान की गई है। राजस्व वसूली एक बात रह गई है, उस पर और हम चर्चा कर लें कि आप सबको पता है कि चाहे हमारा घर हो, परिवार हो, देश हो, सबको चलाने के लिए पैसे चाहिए। उसके लिए राज्यों को भी अपने खर्चे करना पड़ते हैं क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री है, पूरी कैबिनेट है, राज्य की नौकरशाही है, राज्य की स्थायी कार्यपालिका है, राज्य की अस्थायी कार्यपालिका और सेम टू सेम केंद्र में भी है, दोनों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों पर कर लगाने और संसाधन इकट्ठे करते हुए उनको जमा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी केंद्र सरकार अपने स्तर पर और राज्य सरकार अपने स्तर पर करों की वसूली कर सकती है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जीएसटी के माध्यम से भारत में एक समान कर प्रणाली है जिसमें से कुछ हिस्सा राज्यों को चला जाता है और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार अपने पास रखी रहती है। तो ये आ गई भारत की संघीय व्यवस्था। अब हमको देखना है भारत की संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ये जो 5 चीज़ें हमने बताई वो क्या थी? भारत में दोहरे स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार एक राज्य सरकार। भारत में कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है तो कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको ऐसा क्यों किया गया है ये बात हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने देखा कि संविधान में अगर संशोधन करना हो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों में आपसी समन्वय होना आवश्यक है, तभी संशोधन हो सकता है। लेकिन यदि दोनों में समन्वय नहीं है, किसी तरह का कोई टकराव है, तब हस्तक्षेप करना पड़ता है न्यायालय को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पैसे की उगाही, जो कि वर्तमान में जीएसटी के रूप में की जा रही है। तो इस तरह से हमने भारत की संघीय व्यवस्था का एक खाका, एक विशेषता देख लिया। अब हमको देखना है कि भारत में संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। तो आपको मैं बता दूं कि शुरुआत में हमने क्या चर्चा की थी कि भारत एक ऐसा देश है जो आज़ादी के बाद विभाजन झेल चुका है और भारत के लोग यानी भारत के जो महापुरुष थे वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। बीच बीच में जब देश की आज़ादी नहीं हुई थी उस समय कांग्रेस ने क्या हुआ था, जनरली एक प्रॉमिस कर दिया था कि हाँ हम भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे। लेकिन उस समय क्या था, देखो भाई, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था, देश की आज़ादी हासिल करना। तो देश की आज़ादी हासिल करने के लिए वो बड़ा लक्ष्य था, तो छोटी छोटी बातों को बोल दिया फौरी तौर पर, हाँ चलो ठीक है, तो हमारी लड़ाई में साथ दो, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। लेकिन जब देश को आज़ादी प्राप्त हो गई, आज़ादी के दौरान भारत को रक्त रंजित आज़ादी प्राप्त हुई, बहुत कठिनाइयों भरी, दंगा लड़ाई भरी आज़ादी प्राप्त हुई। और ये लड़ाई किस आधार पर हुई थी? धर्म के आधार पर। तो भारत में चाहे वो राजगोपालाचारी हों, चाहे वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे नेहरू हों, इन सबके अंदर एक डर था। वो डर ये था कि एक धर्म के आधार पर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म एक व्यापक स्तर पे थे। जब केवल 2 धर्मों के आधार पर देश का विभाजन हो गया 2 टुकड़ों में, तो सोचिए भारत देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। और यदि हमने भाषा के आधार पर राष्ट्र का विभाजन किया राज्यों के रूप में तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाना है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत का भाषाई आधार पर विभाजन किया गया, भाषाई आधार पर राज्य बनाए गए, फिर भारत की भाषा नीति भी बनाई गई और केंद्र राज्यों के संबंध भी मजबूत बने रहे, किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हो पाई। इसी को हम आगे देखेंगे और समझेंगे कि वो देश जिसमें धर्म के आधार पर विभाजन हुआ हो, वो देश जिसके पड़ोसी देशों में भाषा के आधार पर व्यापक झगड़े हुए हों, चाहे वो श्रीलंका की बात कर लें हम, चाहे वे पाकिस्तान की बात कर लें हम, लेकिन उसी भाषा के आधार पर भारत में ये बात नहीं आई
चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो मलयाली हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो तमिल हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, कश्मीरी हो, सब लोगों ने मिलकर एकजुट होकर ये बोला कि हम अलग अलग भाषाएं भारत माता का श्रृंगार हैं, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, इसको लेकर हम चले। तो चलिए इसी को हम समझते हैं कि आखिर हम इसको लेकर यहाँ तक कैसे चले। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, ये हमारे संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। लेकिन आपको ये बता दें कि केवल संवैधानिक प्रावधानों के होने मात्र से क्या ये एकता आ जाएगी? कदापि नहीं। केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर हम संविधान नाम की किताब में लिख दिए और बोल दिए कि एक साथ रहना, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि सब लोग एक साथ रहें। भाई संविधान तो पाकिस्तान वालों ने भी बनाया था, संविधान तो श्रीलंका में भी था, लेकिन वहां पर झगड़े हो गए और भारत में नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि हम भारतीयों का चरित्र विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक चरित्र था और सभी को समान रूप से सम्मान देने का हमारे अंदर रक्त में ये प्रवाह था। हम लोगों ने हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जितनी भी विविधताएं थी, हमने उसको स्वीकार किया और उसको स्वीकार करने के साथ साथ हमने उसको पूरा सम्मान दिया और उस सम्मान का परिणाम निकले भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। चलिए हम उसको देखते हैं और समझते हैं। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति की पहली और कठिन परीक्षा थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन 1947 में ये वाला जो हिस्सा था, यहाँ पर हम देखते हैं इसको, ये वाला जो हिस्सा था ये पूरा का पूरा जो है ये इस तरह से अलग हो गया था, पाकिस्तान के रूप में ये अलग हो गया था और साथ में ये वाला हिस्सा भी इस तरह से ये अलग हो गया था। ये साथ में ये आ रहा था इतना हिस्सा, ये कहला रहा था पूर्वी पाकिस्तान और ये था पश्चिमी पाकिस्तान। ये विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर और इसके बाद में ये जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में झगड़ा हुआ था 1971 में, इसकी जगह पर बन गया था बांग्लादेश। क्या बन गया था? बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश बना था भाषा के आधार पर। तो इस तरह से 1947 से लेकर आज दिनांक तक हम देखते हैं तो धीरे धीरे करके ये 1947 के बाद स्वरूप बदल गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश अभी नहीं है, अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान ही है। तो इस तरह से ये दोनों भारत की भौगोलिक सीमा से अलग हो गए, धर्म के आधार पर इनका बंटवारा हो गया। अब रह गए थे केवल भारत की रियासतें जिनका विलय भारत में होना था और भारत के वे राज्य जो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आते थे। अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इन रियासतों को भारतीय राज्यों में विलय करना और 1951 में इस स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन आया। ये देखिए पिछला 1947 और 1951 यहाँ परिवर्तन आया। इसके बाद हम 1956 में जब आते हैं तो 1956 में भाषा के आधार पर अनेक प्रांत बने, जिसको हम आगे देखेंगे। तो कुल मिलाकर 1956 की बात करें, 1966 की बात करें, 2000 की बात करें और अंत में 2020 की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 1947 से लेकर के 2020 तक भारत के भौगोलिक स्वरूप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। मतलब कई पुराने प्रांत गायब हो गए और उनकी जगह पर कई नए प्रांत बन गए। कई प्रांतों की सीमाएं, कई प्रांतों के क्षेत्र और उनके नाम बदल गए। इस तरह से हमने देखा कि 1947 से 2020 तक भारत ने एक लंबा मुकाम तय किया है। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गई। 1950 के दशक में जो नए राज्य बने थे उनकी लिस्ट आपके सामने दिख रही है। ये जो नए राज्य बने थे 1950 के दशक में, विशेषकर 1956 में हम देखते हैं, ये 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश और इसके बाद में फिर कन्नड़ भाषा के आधार पर कर्नाटक, मलयालम के आधार पर केरला, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम तरह के राज्य बनते चले गए। और 1956 में ये सुनिश्चित किया गया कि एक ही भाषा भाषी के लोग एक ही तरह के राज्य में आ जाएं, ताकि जब एक ही भाषा के लोग साथ में रहेंगे तो डेफिनेटली उनमें लगाव महसूस होगा, उनमें जुड़ाव महसूस होगा और वे एक साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भाव के साथ में वे रह सकेंगे। लेकिन 1956 के बाद अगर हम बात करते हैं, मतलब 1950 के दशक के बाद जब नए राज्यों के गठन की बात आई, तब हमने इन राज्यों के गठन जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ये राज्य ऐसे थे, इनको भाषा के आधार पर गठित नहीं किया गया। इनके गठन का आधार देखा गया था वहाँ की संस्कृति, वहाँ का भूगोल, वहाँ की एथेनिटिसिटी, मतलब सजातीयता,
उस क्षेत्र में रहने वाले एक जैसे लोग, एक जैसी संस्कृति, उसको आदर देते हुए इन राज्यों का गठन किया गया था। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि ये नागालैंड की बात करें, ये उत्तराखंड है और ये झारखंड है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में अनेक प्रकार की बोली बोली जाती है, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना मतलब देश में आ बैल मुझे मार की स्थिति पैदा कर लेना हो सकता था। और हमारे जो महापुरुष थे, जो नीति नियंता थे, वो भी इसी बात को लेकर डर रहे थे, वो भी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने अगर किसी एक राज्य को ये बोल दिया कि भाषा के आधार पर तुम्हारा गठन करते हैं, और उसके बाद तमाम तरह के झगड़े फसाद पैदा हो जाएं और एक भारत के अंदर 14-15 नए राष्ट्र पैदा हो जाएं। अभी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ही बने हैं धर्म के आधार पर, लेकिन भाषाई झगड़ा जैसा कि श्रीलंका में हुआ था, जैसा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ये झगड़ा अगर भारत के अंदर पनप गया तो भारत के ना जाने कितने टुकड़े होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम भारतीय इस मामले में बड़े परिपक्व निकले, बल्कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ ना, उससे प्रशासनिक व्यवस्था पहले से और ज़्यादा सुविधाजनक हो गई। महाराष्ट्र के लोग अपनी भाषा भाषी में काम करने लगे, उड़ीसा के लोग अपनी भाषा में काम करते, तमिलनाडु के लोग अपनी भाषा में काम करते, पंजाबी लोग अपनी भाषा में काम करते, और ये सारी भाषाएं अंततः भारतीयता को बढ़ावा देती और भारतीयता को बढ़ावा देती, हिंदुस्तानी को बढ़ावा देती। सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहकर बोलते हम सब भारतीय हैं। अब भारत जो है एक परीक्षा में तो पास हो गया। वो परीक्षा कौन सी थी? भारत को भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना। इसको विभाजन कह सकते हैं, भारत का विभाजन किया, लेकिन राष्ट्रों में नहीं, राज्यों में। इसको हमने पुनर्गठन कहा, और राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। लेकिन इससे एक बड़ी चुनौती हमारे सामने फिर आकर खड़ी हो गई थी। वो बड़ी चुनौती ये थी कि भाषाई आधार पर भले ही राज्यों का गठन कर दिया हो, लेकिन पूरे राष्ट्र की भाषा आखिर क्या होना चाहिए, इस नीति को तय करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। चलिए हम समझते हैं भारत की भाषा नीति को। हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और भारत देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी थी? लगभग 40% लोग हिंदी बोलते थे। अब हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका की तरह बहुसंख्यक हिंदी भाषी लोगों ने देश पर हिंदी को थोपने का काम नहीं किया। जरूर थोड़ा थोड़ा ये बात आई, तमिलनाडु की तरफ से आई, अलग राज्यों से भी आई, लेकिन ये छुटपुट जो थोड़ा सा विवाद उठ सकता था वह वहीं पर शांत हो गया। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषी जो बहुसंख्यक लोग थे, उन्होंने अन्य दूसरी भाषाएं जिनको कम लोग बोलते थे, उन पर अपनी भाषा ना तो थोपने का काम किया और ना ही बहुसंख्यकवाद चलाने की नीति अपनाई। तो इस प्रकार हिंदी को विशेष रूप से राजभाषा का दर्जा तो प्रदान किया गया, लेकिन हिंदी के साथ साथ बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से भारत की लगभग अन्य 21 भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि देश में भाषा के आधार पर कुछ विवाद उठे थे तमिलनाडु वगैरह में, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए तो देश में भाषा के आधार पर कोई बड़ा विवाद पैदा नहीं हुआ। हमारे देश में श्रीलंका के उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा कदम उठाया और उसको बड़े विवाद में तब्दील नहीं होने दिया। इसके अलावा एक बात और की गई थी कि संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद किया जाना था, क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारत में सरकारी भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। और भारत के संविधान में यह कहा गया कि अब अंग्रेजी को सरकारी भाषा के तौर पर 1965 में शट डाउन कर देना है, हटा देना है। लेकिन अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने यह मांग की कि नहीं, अंग्रेजी को बने रहने दीजिए ताकि हमारा कम्युनिकेशन बना रहे, और अंग्रेजी को हिंदी के बाद में वरीयता देते हुए उसका प्रयोग जारी रखा गया। तो इस तरह से हमने भाषा आधार पर राज्य और भाषा नीति को देख लिया कि इससे भारत की संघीय व्यवस्था कितनी मजबूत हुई। अब भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए एक और महत्वपूर्ण तथ्य होता है, वह है केंद्र और राज्य का संबंध, कि भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध कैसे रहे। चलिए उसको हम देखते हैं। तो हम पाते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन और केंद्र सरकार द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना, इससे कोई बड़ा विवाद पैदा नहीं हुआ। तो इससे हमको ये समझ में आता है
कि हमारे देश का संघवाद बहुत मजबूत है, ताकतवर है और केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध भी ठीक ठाक है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में भाषा के आधार पर किसी तरह का कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ और सभी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए भारतीय यानी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का काम करती रही। लेकिन ये स्थिति कब थी? जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी, मतलब दोनों जगह पर एक ही दल की सरकार थी। भले ही केंद्र में आप याद कीजिए कि आज़ादी के बाद से लगभग जो केंद्र सरकार थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही सरकार थी और विभिन्न राज्यों में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारें थी। तो ऐसी स्थिति में जब एक ही विचारधारा की सरकार केंद्र में हो और एक ही विचारधारा की सरकार राज्य में हो तो विवाद उठने की संभावना नगण्य हो जाती है। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे भारत का लोकतंत्र परिपक्व होता गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, ऐसी तमाम तरह की अन्य पार्टियां भी क्षेत्रीय रूप से सामने आने लगीं, तब केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध कैसे रहे, इन चीज़ों को हम समझेंगे बड़े विस्तार के साथ। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि भाषा के आधार पर या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो या हिंदी को राजभाषा बनाने की बात हो, उसमें कोई तनाव नहीं आया और इससे हमको पता चला कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंध अच्छे हैं। लेकिन यह संबंध कब अच्छे थे? जब केंद्र और राज्यों में दोनों जगहों पर एक ही दल की सरकार बनी हुई थी। लेकिन जब विरोधी दलों की सरकार बनने लगी, भाई ऐसी भी स्थिति आई जब लोकतंत्र धीरे धीरे करके आगे बढ़ा और दूसरे राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें बनी और जब विरोधी दलों की सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा भंग कर दिया गया और जब उसको भंग कर दिया जाता तो ये जो भावना थी भंग कर देने वाली अपनी विरोधी दल की सरकार को, यह संघवाद की भावना के खिलाफ कहलाती थी कि हमारे दल की सरकार नहीं आई और उसने हमारी बात नहीं मानी तो हमने उसको भंग कर दिया। लेकिन 1990 के बाद देश की परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आए। वे बदलाव इस तरह आए कि इस अवधि में क्या हुआ, देश में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया। वो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं पंजाब में अकाली दल का हुआ, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का, महाराष्ट्र में शिवसेना का, यहाँ पर तमिलनाडु में देखा हमने कि अन्ना द्रमुक, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। इस तरह से तमाम तरह की नई क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ और यहीं से शुरुआत हुई केंद्र में गठबंधन सरकार की निर्माण की, गठबंधन सरकार के बनने की। हुआ क्या कि लोकसभा में किसी भी एक बड़े दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। जो राष्ट्रीय पार्टी थी उस समय तत्काल में भारतीय जनता पार्टी, उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इन सारे क्षेत्रीय दलों के सहयोग के साथ में एक सरकार बनाई और वह सरकार कहलाई गठबंधन सरकार। और इस तरह से अनेक क्षेत्रीय पार्टियों को साथ मिलाकर एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने जो सरकार बनाई, उस सरकार को कहा गया गठबंधन सरकार। और इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की एक नई परंपरा पनपी, नई परंपरा विकसित हुई। हालांकि ये गठबंधन सरकार, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये छोटे क्षेत्रीय दल हैं, ये एक बारूद के तरह हैं, पटाखों की तरह थे कि जरा सी भी अगर इनकी बात नहीं मानी तो वह पटाखा फूट के अलग हो जाएगा और गठबंधन सरकार धराशायी हो जाएगी। और ये मजबूरी होती थी राष्ट्रीय पार्टी की, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की, कि वह क्षेत्रीय दलों को अगर साथ में रखकर संघीय सरकार को चलाना चाहता है तो उस गठबंधन सरकार को चलाए। और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सरकार को चलाया था उस सरकार का नाम था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग, या जिसको हम अंग्रेजी में एनडीए भी कहते हैं। और इसके बाद में फिर एक दूसरी गठबंधन सरकार बनी थी जो एनडीए के विरोधी दलों की थी, वो थी यूपीए सरकार, जिसको बोला जाता था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग सरकार, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चलाई गई थी। ये गठबंधन सरकार देखा हमने। अब एक चीज और जो थोड़ी सी रह गई थी कि आखिर विरोधी दलों की सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा भंग कर दिए जाने वाली परंपरा पर रोक कब लगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगी कि अब केंद्र सरकार मनमाने ढंग से किसी भी राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकती थी। और इस प्रकार आज
संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। तो आज राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 संघवाद के अंतर्गत हमने बहुत विस्तार के साथ ये जाना, ये समझा कि भारत में संघीय व्यवस्था क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, और चलते हुए जब संविधान लागू हुआ था तब से लेकर आज तक जो परिवर्तन आया उसके आधार पर हम देखकर कह सकते हैं कि भारत में संघवाद परिपक्व हुआ है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। भले ही भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया हो, जिसके लिए नेहरू जी की बात कर रहे हैं, राजगोपालाचारी की बात कर रहे हैं या वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं, उनके अंदर भय था कि धर्म के आधार पर जब देश का एक बंटवारा हुआ है तो भाषा के आधार पर तो देश के कई टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हम भारतीयों ने ऐसा नहीं होने दिया। हमने हमारी विविधताओं का सम्मान किया, हमने लोकतंत्र का सम्मान किया और सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़े और ये कहने लगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इस ई क्लासेस बाय मनीष सर के माध्यम से मैं हमारे स्टूडेंट से यही अपील करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाएं, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। हमारी भाषा क्या है, हमारी बोली क्या है, हमारा धर्म क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र है तो हम हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं। तो चलिए आज के इस कंटेंट में आपको लगभग सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लगातार अनुरोध आ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट के आधार पर कुछ PDF तैयार करना है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत तैयारी के लिए पर्याप्त समय आपको मिल जाएगा। ब्लूप्रिंट के आधार पर क्वेश्चन आंसर बनाने की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। बहुत जल्दी, संभव हुआ तो दीपावली की छुट्टियों के जस्ट बाद आपके लिए वो PDF उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।